नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में राहुल के सुरक्षा घेरे में घुसे लोग। राहुल गांधी बोले जिन्हें भीड़ संभालनी थी वे दिखे ही नहीं, आज यात्रा कैंसिल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गाजीकुंड में एंट्री के सिर्फ 1 किलोमीटर बाद ही राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। यहां राहुल के सुरक्षा घेरे में कई लोग घुस आए थे। इसके बाद पुलिस राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को गाड़ी में बैठाकर अनंतनाग ले गई। अनंतनाग में राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज यात्रा के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। टनल से निकलने के बाद पुलिसकर्मी नहीं दिखे। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि हम और नहीं चल सकते, मुझे अपनी यात्रा रोकनी होगी। बाकी लोग यात्रा कर रहे थे। राहुल ने कहा कि भीड़ को काबू करना प्रशासन की जिम्मेदारी है ताकि हम यात्रा कर सकते। मेरी सुरक्षा में लगे लोगों की सलाह को दरकिनार करना मेरे लिए मुश्किल था। दोस्तों, राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर निशाना साधा। वेणुगोपाल ने सुरक्षा में सेध के लिए पुलिस अधिकारियों और सीआरपीएफ के जवानों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 मिनट से यात्रा के साथ कोई भी सुरक्षा अधिकारी नहीं थे, यह गंभीर चूक है। राहुल और अन्य कार्यकर्ता बिना सुरक्षा के यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा, धारा 144 लागू, कई छात्र हिरासत में। कल हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भिड़े थे एसएफआई और एबीवीपी। जी हां दोस्तों, गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग को लेकर शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों और पुलिस में ठन गई। छात्रों का कहना था कि वे यह डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, जबकि पुलिस उन्हें देखने नहीं दे रही। वहीं दोस्तों, पुलिस का कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लिहाजा इसकी स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी के पास धारा 144 लागू है, यहां भीड़ जमा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हंगामे के बाद कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है। एक दिन पहले गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के बीच विवाद हो चुका है। दोस्तों, हैदराबाद में एसएफआई ने 400 से अधिक छात्रों को विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाई। जवाब में आरएसएस की स्टूडेंट विंग और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी कैंपस में द कश्मीर फाइल्स फिल्म की स्क्रीनिंग की। एसएफआई ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से जुड़ी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके कैप्शन में लिखा कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हैदराबाद में क्यू फीवर की दहशत, कई कसाई खानों में लोग संक्रमित, शेल्टर हाउस से दूर रहने का अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, कोरोना का प्रकोप अभी पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं है और एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद में क्यू फीवर के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद शहर के कसाईयों को बूचड़खानों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। हैदराबाद स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट या फिर एनआरसीएम ने सीरोलॉजिकल टेस्ट किए, जिससे पुष्टि हुई है कि 250 सैंपल्स में से 5 कसाईयों को क्यों बुखार था। एनआरसीएम ने यह भी पुष्टि की है कि 5% से कम नमूनों में साइटाकोसिन और हेपेटाइटिस ई जैसे कई अन्य जूनोटिक रोग भी पाए गए। साइटाकोसिन एक संक्रामक रोग है जो आमतौर पर तोते परिवार में संक्रमित पक्षियों से इंसानों में फैलता है। एनआरसीएम की रिपोर्ट के चलते हैदराबाद के नागरिक प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुए। अधिकारियों ने संक्रमित कसाईयों से बूचड़खानों से दूर रहने का आग्रह किया और उन्हें एडवांस डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जाने के लिए भी कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। डीजीसीए ने गोएयर पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, 55 यात्रियों के बिना ही उड़ गया था विमान। जी हां दोस्तों, नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने गोएयर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 9 जनवरी को बेंगलुरु दिल्ली की फ्लाइट में गोएयर का विमान 55 यात्रियों को बेंगलोर में ही छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ गया था। विमानन कंपनी की जांच में पता चला कि गोएयर के कम्युनिकेशन में दिक्कत थी। अब डीजीसीए ने गोएयर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में पेशावर विवाद पर एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। विमान कंपनी गोएयर की उस समय बड़ी लापरवाही सामने आई जब गोएयर की G8116 बेंगलुरु दिल्ली फ्लाइट 55 पैसेंजर्स को बिना लिए रवाना हो गई। विमान में यात्रा करने वाले 55 यात्रियों ने चेक इन और बोर्डिंग पास ले लिया था, पर फ्लाइट बेंगलुरु से 55 पैसेंजर्स को बिना लिए उड़ गई। गोएयर इस मामले में अपनी इंटरनल जांच की, जिसमें सामने आया कि कम्युनिकेशन में दिक्कत थी। डीजीसीए ने पूरे मामले में गोएयर की गलती मानी। डीजीसीए ने कहा कि 9
जनवरी को एक घटना सामने आई कि बेंगलुरु दिल्ली रूट पर गो फर्स्ट की फ्लाइट Z8116 बेंगलुरु हवाई अड्डे पर ही 55 यात्रियों को छोड़कर चली गई। इस लापरवाही की वजह से इनके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही ऐसी गलती आगे ना हो इसके लिए भी इन्हें कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिंधु जल समझौते पर भारत का पाकिस्तान को नोटिस, कहा पाकिस्तान की मनमानी मंजूर नहीं, बातचीत के लिए 90 दिन का वक्त दिया। जी हां दोस्तों, भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत इस समझौते को लागू करने के लिए हमेशा से कमिटेड रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मनमानियों की वजह से इस संधि पर असर पड़ रहा है। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान को नोटिस जारी करने पर मजबूर हुआ है। दरअसल दोस्तों, भारत सिंधु जल संधि में बदलाव चाहता है, लेकिन पाकिस्तान इसे टाल रहा है। वो भारत से सीधी बात न करते हुए बार बार वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच जाता है। भारत ने इस नोटिस के जरिए पाकिस्तान को IWT के उल्लंघन, मटेरियल ब्रीच को सुधारने के लिए 90 दिनों में इंटरनल गवर्नमेंट नेगोशिएशन करने का मौका दिया है। यह पहली बार है जब भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन की मांग की है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बार बार कहने पर वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस की कार्यवाही शुरू की, जबकि ITWT की किसी भी प्रावधान के तहत ये दोनों कार्यवाही एक साथ नहीं हो सकती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक ही दिन में 11 रुपए तक गिर गई पाकिस्तानी रुपए की कीमत, अब तक के सबसे निचले स्तर पर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था हुई धराम। जी हां दोस्तों, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में डॉलर के दाम पाकिस्तानी रुपयों के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान की मुद्रा 261 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से बहुत जरूरी बेल आउट पैकेज प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा एक्सचेंज रेट पर अपनी पकड़ ढीली करने के बाद यह गिरावट आई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिन के मुकाबले रुपया 6 अंक और नीचे आ गया, जो कि गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में 255 पर ट्रेड कर रहा था। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF ने पाकिस्तानी सरकार से अपना निमंत्रण समाप्त करने और बाजार की शक्तियों को मुद्रा दर निर्धारित करने देने के लिए कहा था। इस बेहद कठिन शर्त को आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान ने आसानी से स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान $6.5 मिलियन की फंडिंग प्राप्त करने के लिए वैश्विक निकाय की मंजूरी हासिल करना चाह रहा है, जो वर्तमान में रुका हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक रिपोर्ट से अडानी को 1.32 लाख करोड़ का नुकसान, निवेशकों के 2.75 लाख करोड़ डूबे, अमीरों में तीसरे से 7वें नंबर पर पहुंचे। जी हां दोस्तों, कंपनियों पर कर्ज की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में गिरावट का दौर जारी है। अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर्स में 20% की गिरावट आई। गिरावट का यह दौर तब शुरू हुआ जब फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। अडानी ग्रुप पर इसका असर पड़ा है। अडानी की नेटवर्थ बुधवार से अब तक यानी कि 3 दिन में 10% से ज्यादा कम हो गई। ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी को 1.32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। अडानी की कंपनियों की मार्केट कैप भी कम हुई है, जिसके चलते निवेशकों को 2.75 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दोस्तों, फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में बताया कि अडानी ग्रुप की सभी 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर काफी ज्यादा कर्ज है। ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं। अडानी ग्रुप ने शेयरों में हेरफेर की है, अकाउंटिंग में धोखाधड़ी की है। अडानी ग्रुप कई दशकों से मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। हालांकि दोस्तों, अडानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO जुगशिंदर सिंह ने इस रिपोर्ट को बकवास बताया। उन्होंने रिपोर्ट को फैक्टलेस बताते हुए कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियाद हैं। यह रिपोर्ट दुर्भावना से प्रेरित है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने हमसे संपर्क करने या मैट्रिक्स को वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की। यह रिपोर्ट गलत सूचनाओं से भरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऋषिकेश नैनीताल में भी जोशीमठ जैसी आफत की आहट, भारत के 2 महानगरों के भी धंसने का खतरा। जी हां दोस्तों, सिर्फ जोशीमठ की जमीन ही नहीं दरक रही, सिर्फ उसी की दीवारों पर दरारें नहीं आ रही। जोशीमठ जैसे उत्तराखंड में और भी शहर हैं जो दरारों के दर्द से परेशान हैं। ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी, टहरी, गढ़वाल, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भी घरों में दरारें देखी गई है। यानी कि उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से में ये डरावनी दरारें और डरा रही है। दोस्तों, इन शहरों या इनके कुछ हिस्सों के धंसने की शुरुआत हो चुकी है। इनके अलावा देश के 2 महानगरों को भी यह खतरा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के उत्तराखंड में जमीन धंसने का मामला सामने आया है। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ जोशीमठ ही नहीं है जो धंस रहा है। धंसने की प्रक्रिया दुनिया के 36 और शहरों में हो रही है। इनमें भारत के तटीय शहर मुंबई और कोलकाता भी है। असल में दोस्तों, जमीन धंसने को लेकर 2 प्रक्रियाएं होती है। पहली, जोशीमठ की तरह पहाड़ों की मिट्टी अंदर से खोखली हो जाए तो वह शहर ऊपर से नीचे की ओर
आ गिरे। दूसरा, किसी भी शहर या तटीय इलाके में बसे शहर से इतना पानी बोरिंग से निकाल लिया जाए कि जमीन अंदर से खोखली हो जाए तो वह भी धंसने लगती है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। भारत अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। अब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के विजेता से होगा मुकाबला। जी हां दोस्तों, भारतीय लड़कियों ने अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। अब फाइनल में उसका सामना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की विजेता टीम से होगा। दोनों के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। दोस्तों टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को शाम 5:15 से पोचेस्ट्रूम में होगा। पोचेस्ट्रूम में शुक्रवार को पहले सेमीफाइनल में भारत ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 107 रन बनाए। निताशा 3 रन बनाकर नाबाद लौटी। इससे पहले जॉर्जिया स्लीमर ने 35 और इजाबेल जॉर्ज 26 रन बनाकर आउट हुई। भारत के लिए पार्श्वी चोपड़ा ने 3 विकेट लिए। दोस्तों भारतीय टीम ने 108 रनों का टारगेट 42.2 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्वेता 41 रन ने मैच जिताऊ पारी खेली। उनके अलावा सौम्या तिवारी ने 22 और कप्तान शेफाली वर्मा ने 10 रन का योगदान दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अशुभ संकेतों से शेयर बाजार धड़ाम, निवेशकों के पोर्टफोलियो हुए लाल, मंदी की बात में कितना है दम। जी हां दोस्तों, केंद्रीय बजट से पहले भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी बिकवाली देखने को मिली और सेंसेक्स और निफ्टी 3 महीने के निचले स्तर पर बंद हुए। 2 कारोबारी सत्रों में ये निवेशकों को 10 लाख करोड़ रुपए के करीब नुकसान पहुंचा चुके हैं। दोस्तों बाजार जानकारों का कहना है कि वैश्विक मंदी की आशंकाओं से निवेशक सहमे हुए हैं। सितंबर तिमाही के मुकाबले दिसंबर तिमाही में अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर गिरने से मंदी की आशंका को बल मिला है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से धड़ाधड़ पैसा निकाल रहे हैं। बड़ी कंपनियों द्वारा लगातार कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, जिससे भी निवेशकों का हौसला डगमगाया हुआ है। दोस्तों 16 जनवरी को ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के मुख्य अर्थशास्त्री पूर्वानुमान सर्वेक्षण में कहा गया था कि 2023 में वैश्विक मंदी आने की आशंका है। लगभग 2/3 मुख्य अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 2023 में वैश्विक मंदी आने की आशंका है। इनमें से 18% ने इसकी अत्यधिक संभावना जताई। यह आंकड़ा सितंबर 2022 में किए गए पिछले सर्वेक्षण की तुलना में दुगने से भी अधिक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीक्रेट रिपोर्ट ने बताया चीन का मंसूबा, लद्दाख में भारत को टकराव के लिए रहना होगा तैयार। जी हां दोस्तों, लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चीन की सैन्य तैयारियां भारत के लिए चिंताजनक है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के एक आकलन के अनुसार लद्दाख के विवादित क्षेत्र में भारत और चीनी सैनिकों के बीच फिर से टकराव हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में चीनी अपनी मिलिट्री तैयारियां लगातार मजबूत कर रहा है। समाचार एजेंसी राइटर्स के अनुसार यह गोपनीय रिसर्च रिपोर्ट लद्दाख पुलिस ने तैयार की। लद्दाख पुलिस ने 20 से 22 जनवरी तक देश के टॉप पुलिस अफसरों से कॉन्फ्रेंस में इस गोपनीय रिपोर्ट को पेश किया था। राइटर्स के अनुसार लद्दाख पुलिस ने यह जानकारी सीमा से सटे इलाकों में स्थानीय पुलिस द्वारा जुटाई गई खुफिया जानकारी के आधार पर तैयार की है। इसके अलावा इस रिपोर्ट को तैयार करने में भारत चीन के बीच कई सालों के सैन्य तनाव के पैटर्न का अध्ययन किया गया है। इस रिपोर्ट में चीन की सेना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि घरेलू मजबूरियों को देखते हुए, इसके अलावा इस क्षेत्र में चीन के आर्थिक हितों को देखते हुए चीनी सेना इस क्षेत्र में सैन्य निर्माण करना जारी रखेगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प और टकराव का दौर चलता रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस फूड डिलीवरी ऐप पर लगा 5 अरब रुपए का जुर्माना, इस कानून के उल्लंघन पर हुई कार्यवाही। जी हां दोस्तों, ऐप बेस्ड फूड डिलीवरी स्टार्टअप ग्लोवो पर श्रम कानूनों को तोड़ने के लिए 57 मिलियन यूरो यानी कि भारतीय रुपए में बात करें तो 5,07,12,996 लाख करोड़ रुपए का स्पेन के श्रम मंत्रालय द्वारा ताजा जुर्माना लगाया गया। जर्मनी कंपनी डिलीवरी हीरो के स्वामित्व वाले ग्लोवो पर अपने राइडर्स को 2021 के कानून के अनुसार उचित रोजगार समझौता प्रदान नहीं करने और वर्क लाइसेंस के बिना लगभग 800 अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को काम पर रखने के लिए जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों राइडर कानून जो अगस्त 2021 में लागू हुआ के तहत कहा गया है कि कुरियर जो आमतौर पर साइकिल और मोटरसाइकिल पर खाना ले जाते हैं कर्मचारियों के रूप में पहचाना जाए, न कि स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में जैसे वे पहले पहचाने जाते थे। यह यूरोपीय कानून का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो कि विशेष रूप से उन डिलीवरी कर्मचारियों की स्थिति को नियंत्रित करता है जो मोटर बाइक और साइकिल पर यात्रा करते हैं और जिनकी संख्या खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों के बावजूद हाल ही में बढ़ी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
सेबी का एक्शन, अडानी ग्रुप के हाल ही के सौदों की जांच तेज, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कर रही स्टडी। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप पर अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने ग्रुप के शेयरों में हाहाकार मचा दिया है। अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 19.4 लाख करोड़ रुपए से गिरकर 15.30 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। पिछले 2 कारोबारी सत्रों से अडानी ग्रुप के शेयरों में सेलर्स की बाढ़ देखी जा रही है। हालांकि दोस्तों, ताजा अपडेट यह है कि इस रिपोर्ट के बाद अब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अडानी ग्रुप के हाल ही के सौदों की जांच को तेज कर दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते 2 सत्रों में शेयरों में हुई बिकवाली के कारण ग्रुप के निवेशकों के 4 लाख करोड़ से ज्यादा डूब गए। राइटर्स की खबर के मुताबिक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी अब अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। इतना ही नहीं, सेबी ने अडानी हॉलिज्म डील में हस्तक्षेप एसपीवी का ब्यौरा भी मांगा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर हो सकते हैं महाराष्ट्र के अगले गवर्नर, पीएम मोदी से अच्छे संबंध, भाजपा ने कार्यकारिणी में शामिल किया। जी हां दोस्तों, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के अगले गवर्नर बन सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की टॉप लीडरशिप में इसको लेकर सहमति बन गई है। कैप्टन को नया रोल सौंपने की चर्चा इसलिए अभी गर्म है क्योंकि कैप्टन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध है। वहीं दोस्तों, भाजपा अमरिंदर को 83 मेंबर वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहले ही शामिल कर चुकी है। कैप्टन को गवर्नर बनाए जाने के बारे में पूछने पर पंजाब भाजपा के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि उन्हें इस बारे में अभी कुछ पता नहीं है। उधर दोस्तों, कैप्टन की नई भूमिका पर चर्चा अब तेज हो गई है जब गृह मंत्री अमित शाह ने 29 जनवरी की पटियाला रैली रद्द कर दी। इस रैली से पंजाब में भाजपा का लोकसभा चुनाव कैंपेन शुरू होने वाला था। रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और इसकी कमान कैप्टन को ही सौंपी गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चारधाम यात्रा 2023, चारधाम यात्रा का शंखनाद, जानिए कब खुलेंगे यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट। जी हां दोस्तों, चारधाम यात्रा 2023 का शंखनाद हो चुका है। चारों धामों के कपाट खुलने की तिथियां घोषित कर दी गई है। गंगोत्री धाम के कपाट इस बार 22 अप्रैल को खुल रहे हैं। साथ ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी 22 अप्रैल को ही खुलेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने धामों के कपाट खुलने की तिथियों की शुक्रवार को घोषणा की। इस तरह इस बार 22 अप्रैल से चारों धामों के दर्शन के लिए तीर्थ यात्री उत्तराखंड पहुंच जाएंगे। दोस्तों, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुल रहे हैं। गंगोत्री प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। गंगोत्री नगर से 19 किलोमीटर दूर गोमुख है, जो गंगोत्री हिमानी का अंतिम छोर है और गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगोत्री का गंगा जी मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर है। वहीं दोस्तों, भागीरथी के दाहिनी ओर का परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। यह स्थान उत्तरकाशी से 100 किमी की दूरी पर स्थित है। हर साल भारत से कई सारे लोग चारों धामों की यात्रा करते हैं। यह भारत में की जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा की जाने वाली यात्राओं में से एक है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लखीमपुर मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा जेल से रिहा, यूपी दिल्ली में रहने की इजाजत नहीं। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा शुक्रवार को जेल से रिहा हो गया। आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा का बेटा है, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को ही 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। कोर्ट ने साथ ही जेल से छूटने के बाद 1 सप्ताह के भीतर उसे यूपी से बाहर जाने के भी निर्देश दिए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के माहेश्वरी ने आशीष मिश्रा को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आशीष अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान न तो उत्तर प्रदेश और न ही दिल्ली में रह सकेगा। पीठ ने कहा कि वह न्याय के हित को आगे बढ़ाने के लिए और एक तरह के प्रायोगिक आधार पर यह फैसला करने के लिए कुछ अंतरिम निर्देश जारी कर रही है। कोर्ट ने कहा कि राज्य और अन्य द्वारा जताई गई आशंकाओं में कोई दम है या नहीं। पीठ ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 4 आरोपियों गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और विचित्र सिंह को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया के टाटा में 1 साल हुए पूरे, कंपनी का एवरेज डेली रेवेन्यू हुआ डबल, डेली फ्लाइट की संख्या भी 30% बढ़ी। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप में वापसी के बाद शुक्रवार को एयर इंडिया के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव कैंपबेल विल्सन ने भी कंपनी के कर्मचारियों को लेटर लिखकर बधाई दी है। 27 जनवरी 2022 को ही टाटा सन्स ने आधिकारिक तौर पर सरकारी कंपनी एयर इंडिया को टेक ओवर किया था। इसके बाद टाटा देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई थी। दोस्तों, विल्सन ने बताया कि टाटा ग्रुप में शामिल होने के बाद एयरलाइन ने पिछले 1 साल में कोविड-19 महामारी के प्रभावों से निपटते हुए कई उपलब्धियां हासिल की है। कंपनी अधिग्रहण की पहली वर्षगांठ के मौके पर 20 बोइंग 787 और 10 बोइंग 777X के साथ 190 बोइंग 737 मैक्स नैरो बॉडी विमानों के लिए एक ऑर्डर देने के लिए तैयारी भी कर रही है।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्तमान में भारतीय रुपए का मूल्य $1 के मुकाबले कितना है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय रुपये की वैल्यू $1 के मुकाबले कितनी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।